आज के चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच होती है जिसमें हम लोग चार्जेस के बारे में स्टडी करते हैं, चार्जेस के इफेक्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं जब चार्जेस आर इन स्टेशनरी कंडीशन, मतलब चार्जेस मूव नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब चार्ज क्या होते हैं बताओ जरा। चार्ज कोई भी बॉडी की वो प्रॉपर्टी होती है जो हम लोगों को ये बताती है कि उस बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है या प्रोटॉन ज्यादा है। ठीक है, सपोज अपने पास में कोई बॉडी है, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर हैं, तो हम लोग ये बोलते हैं कि उस बॉडी पर कोई भी चार्ज नहीं है, वो बॉडी न्यूट्रल है। और यदि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स से ज्यादा है तो हम लोग ये बोलते हैं कि इस बॉडी पर नेगेटिव चार्ज है। और इसकी जगह पर इसका उल्टा, यदि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स से कम है तो हम लोग बोलते हैं कि उस बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज है। ध्यान रखेंगे। अच्छा, अब देखो, क्योंकि सभी कुछ एटम से मिलकर बना होता है तो हम लोग थोड़ा एटम के बारे में पढ़ते हैं और वापस से हम लोग चार्ज पे आ जाएंगे। देखो, एटम में क्या क्या होता है भाई। एटम में न्यूक्लियस होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स पर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। और इलेक्ट्रॉन्स को लिखते हैं किससे, ई के ऊपर माइनस लगा के लिखते हैं। न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। न्यूट्रॉन्स पे तो कोई चार्ज होता ही नहीं है। प्रोटॉन्स पर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव। क्योंकि प्रोटॉन्स पर पॉजिटिव चार्ज होता है इसलिए न्यूक्लियस पर भी पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन्स पर चार्ज की वैल्यू को कैसे लिखा जाता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इस तरीके से लिखा जाता है। क्योंकि इसका नेचर नेगेटिव होता है तो कभी कभी इसको ऐसे भी लिख देते हैं, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्यों, क्योंकि जो प्रोटॉन है उस पर भी उतना ही चार्ज माना जाता है जितना इलेक्ट्रॉन पर है, मैग्नीट्यूड सेम रहता है। बस ये है कि इसका नेचर पॉजिटिव होता है। तो प्रोटॉन पर चार्ज कितना होगा, +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो इसे डिफरेंशिएट करने के लिए कभी कभी इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है उसके आगे माइनस लगा के उसको रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, मतलब एक ही है। अब देखो, ये जो एटम है इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं। इसका मतलब टोटल नेगेटिव चार्ज टोटल पॉजिटिव चार्ज के इक्वल होता है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि जो एटम है वो न्यूट्रल है। ठीक है, आगे ने चार्ज की बात, तो चार्ज क्या बताता है कि किसी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है या प्रोटॉन ज्यादा है। अब देखो, हम लोग NaCl का एग्जांपल लेते हैं। NaCl हम लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, सोडियम क्लोराइड। इसके अंदर Na पॉजिटिव होता है और Cl नेगेटिव होता है। ये कहाँ से आता है, देखो, ये सोडियम एटम से आता है और ये क्लोरीन एटम से आता है। सोडियम एटम में से जब एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, उसको हम लोग Na+ से लिखते हैं। तो हमको जो मिलता है उसको हम लोग सोडियम आयन कहते हैं और इसको केटायन भी कहा जाता है क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, और क्लोरीन पे क्या होता है भाई, क्लोरीन इस एक इलेक्ट्रॉन को ले लेता है और उसके कारण से क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं क्लोराइड आयन या फिर एनायन बोलते हैं। कुछ लोग इसको क्लोरीन आयन भी बोलते हैं, एक ही मतलब है, पर इसका सही नाम क्लोराइड आयन है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब न्यूट्रल एटम में से हम लोग इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो उस पर कुछ न कुछ चार्ज आएगा और उस पर इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो फिर से उस पर कुछ न कुछ चार्ज आने वाला है। ठीक है, अब क्योंकि ये सोडियम एटम में से हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन निकाल लिया है तो इलेक्ट्रॉन में कुछ न कुछ मास होता है ना। तो जब हम लोग इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ये जो सोडियम आयन आएगा, इस सोडियम आयन का मास सोडियम एटम के मास से कम हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब मास डिक्रीज हो जाता है और ये कैसा हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया। तो हम लोग बोलते हैं कि व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर टेकन आउट ऑफ एन एटम इट बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड इट्स मास डिक्रीजेस। इसकी जगह पर क्लोरीन में जब हम लोगों ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया था तो उसका वजन बढ़ जाएगा, उसका मास बढ़ जाएगा, वजन बढ़ने का मतलब। ठीक है, और बॉडी कैसी होगी, नेगेटिवली चार्ज। तो हम लोग बोलते हैं व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड और गिवन टू एन एटम it becomes negatively charged and its mass increases. Why? Because electrons are added to the atom. अब अगले मुद्दे पर आते हैं। देखो, अपने पास में ये कोई एटम का स्ट्रक्चर है जिसमें सेंटर पर हम लोगों ने न्यूक्लियस बना रखा है और न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन हम लोगों ने शो कर रखे हैं। उसके बाद कुछ एनर्जी लेवल से 3 एनर्जी लेवल हम लोगों ने शो कर रखे और उनमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स को शो कर रखा है। हम लोगों ने ये पढ़ रखा है कि ये जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन लग रहा होता है। न्यूक्लियस जो है इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्शन फोर्स से बांध के रखते हैं, है ना, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स में से बाहर नहीं निकल पाते। ये सब हम लोगों ने पढ़ रखा है। हम लोगों ने ये भी पढ़ रखा है कि जो सबसे बाहर यानी कि आउटरमोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन है उस पर न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो सबसे कम होगा, है ना, इसीलिए इसको हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन कह दिया करते हैं मेटल्स के लिए। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। अच्छा, प्रोटॉन्स के बीच में रिपल्सन फोर्स भी लग रहा होता है तो हम लोग ऐसे बोलते हैं कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। हम लोगों को पता है इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन फोर्स लग रहा है, ये भी हम लोगों को पता है। और प्रोटॉन के बीच में रिपल्सन फोर्स लग रहा है। अब देखो, न्यूक्लियस पर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये इसका मतलब है। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव और नेगेटिव, और
और प्रोटॉन पर कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव और पॉजिटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव रिपेल कर रहे थे, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल कर रहे थे। इसका मतलब ये हो गया कि ऑपोजिट टाइप के जो चार्जेस होते हैं वे अट्रैक्ट करते हैं और सेम टाइप के जो चार्ज होते हैं वो रिपेल करते हैं। तो ध्यान रखना है कि सेम टाइप के चार्ज का मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव या फिर नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है। और ऑपोजिट टाइप के चार्ज का मतलब क्या हो गया, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं चार्ज की यूनिट्स पर। देखो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलोम होता है। ये कूलोम वर्ड हम लोग पहले से सुने हुए हैं, ठीक। तो जो चार्ज होता है उनका ऐसा यूनिट कूलोम होता है, इसको कैपिटल सी से लिखते हैं। एक और इसका यूनिट होता है जिसको हम लोग एम्पियर सेकेंड बोलते हैं। 1 कूलोम और 1 एम्पियर सेकेंड दोनों एक ही मतलब है, दोनों उसके ऐसा यूनिट्स हैं, ठीक है। ये कहां से आ रहा होता है, I = Q/T हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं। I मीन्स करंट है और Q मीन्स चार्ज है और T मीन्स टाइम है। तो T को उधर लेके चले जाओ तो Q = कितना हो जाएगा, I × T। I को करंट को एम्पियर में मेजर करते हैं और टाइम को सेकंड में, तो ये हो जाएगा एम्पियर सेकंड, यानी कि कूलोम = एम्पियर सेकंड। अब ये जो कूलोम है इसको छोटे यूनिट्स में भी हम लोग लिखा करते हैं, 1 MC यानी कि मिली कूलोम। मिली के लिए 10⁻³ को यूज करते हैं हम लोग। 1 μC यानी कि माइक्रो कूलोम, इसके लिए 10⁻6 यूज करते हैं। 1 NC यानी कि नैनो कूलोम 10⁻9 यूज करते हैं। 1 PC 1 पिको कूलोम 10⁻12 यूज करते हैं। 1 माइक्रो कूलोम, ये पिको कूलोम और 1 माइक्रो कूलोम एक ही मतलब है, इसकी वैल्यू होती है 10⁻12 कूलोम, ठीक है। अब चार्जेस की छोटी यूनिट्स भी होती है जिनको हम लोग CGS यूनिट्स भी कहते हैं। ये यूनिट होती है स्टेट कूलोम या फिर ESU। स्टेट कूलोम को स्टेट C से लिखते हैं और ESU एक्चुअली इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज होता है। ये दोनों यूनिट्स हम लोग खासतौर से ESU एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में या न्यूक्लियस वाले चैप्टर में पढ़ते हैं, यहाँ हम लोग इसको इतना नहीं पढ़ते हैं। अब हम लोगों को एक इंपॉर्टेंट रिलेशन याद रखना पड़ेगा। 1 कूलोम = होता है 3 × 10⁻9 ESU। ये बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है। चार्ज का एक बड़ा यूनिट भी होता है जिसको हम लोग फेराडे कहते हैं, इसको कैपिटल F से लिखते हैं। 1 फेराडे = 96500 कूलोम अप्रोक्सीमेटली होता है। ये हम लोग इतना ज्यादा यूज नहीं करने वाले, पर ये ज्यादा यूज होएगा। अब देखो एक एटम में से एक इलेक्ट्रॉन हम लोग बाहर निकाल लेंगे तो उस पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन निकाले थे, एक इलेक्ट्रॉन निकाले थे, ठीक है। तो उसके हिसाब से चार्ज कितना आएगा, 1 × 1.6 × 10⁻19 कूलोम, एक इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज आएगा। अब ए में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं तो कैसा चार्ज आएगा, प्लस प्लस का, ठीक है। इसी को हम लोग A2+ से भी लिखते हैं। इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो पॉजिटिव चार्ज कितना आएगा, 2 × 1.6 × 10⁻19 कूलोम, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर पॉजिटिव चार्ज आएगा। 3 इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं तो उसको लिखते हैं A⁻+++ या A⁻3+, एक ही मतलब है क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे थे तो कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। उसकी वैल्यू कितनी होगी, 3 × 1.6 × 10⁻19 कूलोम, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर पॉजिटिव चार्ज आने वाला है। तो हम लोग ऐसे बोलते हैं कि कोई बॉडी में से हम लोग जब इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो उसके ऊपर जो चार्ज आएगा वो इलेक्ट्रॉन का मल्टीपल आएगा, है ना, इंटीग्रल मल्टीपल आएगा। हम लोग ऐसे तो कर नहीं सकते कि आधा इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लिया, पौने इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लिया, ये हम लोग नहीं कर सकते। तो हम लोग बोलते हैं कि किसी बॉडी में से हम लोगों ने मान लो n इलेक्ट्रॉन निकाल लिए या किसी बॉडी को हम लोगों ने n इलेक्ट्रॉन दे दिए तो उस पर कितना चार्ज आएगा, Q = ±NE। n का मतलब है जितने इलेक्ट्रॉन हम लोग निकालते हैं या जितने इलेक्ट्रॉन हम लोग उसको देते हैं। तो n मतलब क्या हो जाएगा, 1 2 3, तो इसकी वैल्यू हाफ नहीं हो सकती इस तरीके से, ठीक। तो हम लोगों को ये फॉर्मूला बहुत अच्छी तरीके से याद रखना पड़ेगा। अब देखो क्योंकि हम लोग आधा इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते तो 1.2 × E ये चार्ज पॉसिबल नहीं है। 1.5 इलेक्ट्रॉन भी नहीं निकाल सकते तो 3/2 × E ये चार्ज भी पॉसिबल नहीं है। √2 × E भी पॉसिबल नहीं है। √2 मीन्स क्या होता है, 1.41, तो हम लोग 1.41 इलेक्ट्रॉन थोड़े ना बाहर निकाल सकते हैं। तो ये सब चार्जेस पॉसिबल नहीं होते, ध्यान रखना है। अब हम लोगों को कोई चार्ज की वैल्यू दे देता है और वो पूछते हैं कि ये चार्ज पॉसिबल है या नहीं है, तो कैसे करेंगे। देखो हमारे पास में एक एग्जांपल है, Q = 2.4 × 10⁻19 कूलोम और इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 × 10⁻19 कूलोम। तो इसको देख के ऐसी फीलिंग आती है कि ये चार्ज पॉसिबल है, ठीक है। हम लोग इसको देख के जज नहीं करेंगे कि ये चार्ज पॉसिबल है कि नहीं है। हम इसको चेक करने के लिए Q = ±NE वाला फॉर्मूला काम में लेना है, n निकालना है। n इंटीजर आता है 1 2 3 की तरह से, तो हम लोग बोलेंगे कि ये चार्ज पॉसिबल है, नहीं तो वो चार्ज पॉसिबल नहीं है। जैसे हम लोगों ने यहाँ से प्लस माइनस को छोड़ दिया है और लिखा है Q = NE, n निकालेंगे तो E इसके नीचे आ जाएगा, n = Q/E और इसको सोल्व करेंगे तो 10⁻19 10⁻19 से कैंसिल हो जाएगा और सोल्व करने के बाद में आएगा 1.5 डेसिमल में आंसर आ गया। ये तो इंटीजर नहीं है तो ऐसा चार्ज पॉसिबल नहीं है, ना। इस तरीके से हम लोग पता करते हैं कि कोई चार्ज पॉसिबल है या नहीं है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं
प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पर। देखो चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, हम लोग चार्ज को इजीली प्लस माइनस कर सकते हैं, ठीक है। हर तरह का चार्ज पॉसिबल नहीं होता है, और ये होता है कि कोई भी प्रोसेस से पहले और कोई भी प्रोसेस के बाद में चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहता है, बदलता नहीं है। इनको हम लोग इस तरीके से बोलते हैं। पहली प्रॉपर्टी है एडिटिविटी ऑफ चार्जेस, दूसरी प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, और तीसरी प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। हम लोगों को ये पूछता है कि राइट डाउन प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, तो इन तीनों के नाम डायरेक्ट लिख देने हैं। डिटेल पूछता है तो हम लोगों को इनके बारे में डिस्कस करना है, ठीक है। अब देखो पहली प्रॉपर्टी उठाते हैं, एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। एडिटिविटी का मतलब है कि चार्जेस जैसे दे रखे वैसे उनको प्लस माइनस सीधे सीधे एल्जेब्रेकली जोड़ देना है, क्योंकि चार्ज जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। जैसे मान लो अपने पास में कोई बॉडी है, उस पर 3 तरह के चार्जेस हैं, Q1, Q2 और Q3। तो उस पर नेट चार्ज पूछता है या टोटल चार्ज पूछता है, तो सीधे सीधे प्लस कर दो। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये कोई बॉडी है, इस पर प्लस Q चार्ज है, एक +5Q चार्ज है, एक -2Q चार्ज है, 2 पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, ठीक है। तो जब इस पर नेट चार्ज हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो सीधे सीधे प्लस करेंगे। तो Q नेट इज इक्वल टू ये +Q, फिर ये +5Q, फिर +-2Q। तो यहाँ पे ये प्लस माइनस मतलब माइनस हो जाने वाला है। तो यहाँ से जो अपने पास आंसर आएगा वो आएगा +4Q, यानी कि इस बॉडी पर +4Q चार्ज है। ये एडिटिविटी का मतलब है। तो हम लोगों ने लिखा है नेट और टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द चार्जेस ऑन द बॉडी, ठीक है। नेक्स्ट है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसके बारे में थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एनी, मतलब हर तरह की रियल वैल्यू चार्ज के लिए पॉसिबल नहीं होती। हम लोगों ने एक एग्जांपल भी लिया था और बोला था कि ये वाला चार्ज पॉसिबल नहीं है क्योंकि n कैलकुलेशन के बाद में आ रहा था 1.5, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हर तरह की रियल वैल्यू चार्ज के लिए पॉसिबल नहीं होती। केवल वही चार्ज पॉसिबल होता है दोज आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो हम लोग इसको इस तरीके से बोलते हैं, ओनली दोज वैल्यूज ऑफ चार्जेस आर पॉसिबल विच आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और रियल वैल्यूज ऑफ चार्जेस आर नॉट पॉसिबल, ठीक है। और इसके लिए हम लोग साथ में फॉर्मूला मेंशन कर देते हैं, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एनी, n इक्वल टू 1 2 3। अब देखो कोई भी बॉडी से हम लोग एक से कम इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकाल सकते। 1 इलेक्ट्रॉन निकालो, 2 इलेक्ट्रॉन निकालो, 3 इलेक्ट्रॉन निकालो, मतलब एक से एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन ही बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी बॉडी पर जो मिनिमम चार्ज आएगा उसकी वैल्यू इलेक्ट्रॉन के चार्ज की इक्वल होनी चाहिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और इसको हम लोग क्वांटा ऑफ चार्ज बोलते हैं। तो कोई पूछता है कि क्वांटा ऑफ चार्ज लिखना है तो उसकी वैल्यू क्या लिखोगे, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन के बारे में हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं, बहुत सारे लॉज ऑफ कंजर्वेशन पढ़ चुके हैं, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ वगैरह। इसमें क्या होता है, कोई भी प्रोसेस से पहले वो चीज कंजर्व रहती है। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब ये हो गया कि कोई भी प्रोसेस से पहले टोटल चार्ज इज इक्वल टू उस प्रोसेस के बाद में टोटल चार्ज। इसका मतलब देखो कंजर्वेशन का क्या मतलब होता है कि कोई भी प्रोसेस से पहले टोटल चार्ज इज इक्वल टू उस प्रोसेस के बाद में टोटल चार्ज, ठीक है। तो इसको दूसरे वर्ड्स में ऐसे बोला जाता है कि कोई भी आइसोलेटेड बॉडी का टोटल चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है। मीन्स चार्ज कैन नॉट बी जनरेटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ठीक है। बस ये हो सकता है कि चार्ज को एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर कर सकते हैं। सो चार्ज कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, इट कैन नॉट बी जनरेटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। तो हम लोगों ने इसको इस तरीके से लिखा हुआ है, टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड बॉडी इज ऑलवेज कंजर्व्ड, चार्जेस कैन नॉट बी जनरेटेड और डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, ठीक है। जैसे सोडियम क्लोराइड में भी यही हुआ था, सोडियम और क्लोरीन एटम हमारे पास में थे, इसमें से चार्ज इसके ऊपर चला गया, फिर NaCl बन गया, ठीक है। तो जब हम लोग इसको स्टार्ट करे थे तब ये एटम है, टोटल चार्ज 0 होता है एटम पर, ये भी एटम है, टोटल चार्ज 0 होता है। तो प्रोसेस से पहले टोटल चार्ज कितना था, 0 + 0 यानी कि 0। फिर बीच की कोई स्टेप ले लेते हैं, इससे Na पॉजिटिव बना, इससे Cl नेगेटिव बना, इस पर कितना चार्ज आया, इस पर प्लस इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज आया, इस पर माइनस इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज आया। तो दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0, फिर भी टोटल चार्ज 0 है। जब फाइनल प्रोडक्ट NaCl बन गया तो भी टोटल चार्ज 0 है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग बोल देते हैं कि कोई भी प्रोसेस में चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड। अब कुछ खास बातें हैं जो हम लोगों को याद रखनी चाहिए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम इज 6.25 इंटू 10⁻18। कैसे निकालेंगे, Q इज इक्वल टू एनी से निकालेंगे। Q की जगह पर रख देंगे 1 कूलम क्योंकि ये चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम लोगों को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए तो n कैलकुलेट करना है। E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19 होता है, तो इसको इधर ले आओ क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो n की वैल्यू हो जाएगी 1 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻19। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 6.25 इंटू 10⁻18। ये एग्जाम में पूछा हुआ है, इस वैल्यू को या तो डायरेक्ट याद रख लेना है या फिर एग्जाम में केयरफुली कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब देखो चार्ज से रिलेटेड
कुछ इंपॉर्टेंट चीजें से एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कोई भी बॉडी जो चार्ज है उसको हम लोग चलाएंगे तो चलाने से उसके चार्ज की वैल्यू चेंज नहीं होने वाली, यानी कि चार्ज जो है वो बॉडी की वेलोसिटी या स्पीड पर डिपेंड नहीं करता। ये वाला पॉइंट है, चार्ज ऑफ ए बॉडी डज नॉट डिपेंड अपॉन इट्स वेलोसिटी, ध्यान रखेंगे भाई। नेक्स्ट है, कोई चार्ज रखा हुआ है चल नहीं रहा है तो उसके कारण से केवल एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, पर अभी इतना सा समझ लेते हैं कि चार्ज के बाहर कुछ रीजन होता है जहां पर उसके प्रेजेंस को हम लोग फील कर सकते हैं, उस रीजन को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। ठीक है, मूविंग चार्ज विद कांस्टेंट वेलोसिटी, मान लो ये जो चार्ज है इसको हम लोग कांस्टेंट वेलोसिटी से चलाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी बनता है। हम लोगों को ध्यान रखना है कांस्टेंट वेलोसिटी से चला रहे हैं। ठीक है, तो दो तरह के फील्ड बनते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनता है और मैग्नेटिक फील्ड भी बनता है। और यदि उस चार्ज को हम लोग एक्सेलरेट कर रहे हैं, मतलब उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो एक और चीज बनेगी जिसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। तो ये डिफरेंस हम लोगों को इन दोनों में ध्यान रखना है। इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, साथ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी डेवलप होंगी। ठीक है, और इन तीनों पे क्वेश्चन पूछ रखा है, कई बार पूछा हुआ है। देखो, कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बारे में पढ़ रखा है हम लोगों ने, थोड़ा सा पढ़ते हैं। मेटल्स दो टाइप के हमारे कोर्स में, एक तो कंडक्टर्स और दूसरा नॉन कंडक्टर्स। सेमी कंडक्टर्स भी एक वर्ड हमारे कोर्स में आएगा जिसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल जरूरत नहीं है। ठीक है, कंडक्टर्स को मेटल्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, इसलिए ये कंडक्टर्स हैं। नॉन कंडक्टर्स को हम लोग इंसुलेटर्स भी कहते हैं, और इसके साथ में एक नया वर्ड तुम लोगों को याद रखना है जिसको हम लोग डाइलेक्ट्रिक्स पढ़ते हैं। ये नाम काम का है, डाइलेक्ट्रिक्स मतलब नॉन कंडक्टर्स या इंसुलेटर्स। एग्जाम्पल के तौर पर ग्लास, प्लास्टिक, रबड़, एबोनाइट वगैरह हम लोग ले सकते हैं। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है। ऐसा नहीं बोलना है कि इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं लेकिन कम होते हैं, ऐसा नहीं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है, ये बोलना है। ठीक है, अब देखो कंडक्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो हम लोगों को अभी समझ लेनी चाहिए। इसमें से एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कोई भी कंडक्टर को हम लोग चार्ज देंगे तो, या कोई भी कंडक्टिंग बॉडी जैसे स्फेयर ले लो या कोई सीट ले लो, तो उस पर चार्ज जो है यूनिफॉर्मली उसके चारों ओर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। क्यों? क्योंकि चार्जेस के बीच में रिपल्सन फोर्स लग रहा होता है, और जब भी रिपल्सन फोर्स वर्क करता है तो चार्जेस सेपरेट होने की कोशिश करते हैं, तो वे एक मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाने की कोशिश करते हैं। जब मैक्सिमम डिस्टेंस पर जाने पर उनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो मिनिमम लगेगा, ये हो रहा होता है। तो वो चार्ज बॉडी से बाहर तो निकल नहीं सकते हैं, तो ये ज्यादा से ज्यादा उसके आउटर सरफेस पर आकर रुक जाते हैं। ठीक है, जैसे मान लो अपने पास ये स्फेयर है, इस पर हम लोगों ने 10 इलेक्ट्रॉन्स के इक्विवेलेंट चार्ज दे दिया। ठीक है, तो ये जो 10 इलेक्ट्रॉन है आपस में रिपेल करेंगे, तो इनके बीच के रिपल्सन फोर्स को वीक करने के लिए या मिनिमम करने के लिए एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे। तो कितने दूर जाएंगे? इसके सरफेस पर आकर फैल जाएंगे, इससे ज्यादा दूर जा नहीं सकते हैं। तो हम लोग ये बोल देते हैं कि व्हेन ए चार्ज इज गिवन टू ए कंडक्टर इट स्प्रेड्स यूनिफॉर्मली ऑन द होल सरफेस ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, बिकॉज द सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। जैसे इलेक्ट्रॉन दिए तो इलेक्ट्रॉन आपस में रिपेल करेगा। सो टू मिनिमाइज फोर्सेस बिटवीन देम दे गो टू द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर एंड स्प्रेड। अब देखो अपने पास मान लो दो मेटेलिक स्फेयर्स हैं, एक तो होलो है और एक सॉलिड है। ठीक है, मान लो दोनों की रेडियस सेम है। ठीक है, दोनों का साइज सेम है, इसका मतलब है दोनों की रेडियस सेम है। तो जब हम लोग इन पे सेम चार्ज देंगे तो दोनों बॉडीज पर, होलो पर भी और स्फीयर पे भी, दोनों एक ही तरह से डिस्ट्रीब्यूट होंगे। ठीक है, क्योंकि इस पर भी ये भाग के इसके आउटर सरफेस पर चले आएंगे और इसका सरफेस एरिया 4πr², और इस पर भी ये भाग के इसके आउटर सरफेस पर चले आएंगे और इसका भी सरफेस एरिया 4πr² है। ठीक है, तो दोनों पर जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा चार्जेस का वो सेम होएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, मान लो अपने पास में दो स्फेयर्स हैं। ठीक है, दोनों का साइज सेम है, दोनों का सरफेस एरिया सेम है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि दोनों पर सेम अमाउंट ऑफ चार्ज हम लोग स्टोर कर सकते हैं। लेकिन इसी की जगह पर ऐसा है कि एक छोटा स्फेयर है, एक बड़ा स्फेयर है, तो इन दोनों पर हम लोग डिफरेंट अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर कर सकते हैं। मतलब इस पर हम लोग ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकते हैं और इस पर कम चार्ज स्टोर हो पाएगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारे पास में कुछ ऐसी बॉडी है जिसका शेप इस तरीके से स्फेयर के तरीके से यूनिफॉर्म नहीं है ना। जैसे मान लो क्यूब है ना, हम लोगों ने एक क्यूब बना लिया, ये तो चारों तरफ से यूनिफॉर्म नहीं है, हालांकि इसकी जो सरफेसेस है वो तो सेम है, लेकिन देखो ये सब तरफ से गोल है ना, यहाँ पे सब तरह से फ्लैट नहीं है, ये कॉर्नर पॉइंट्स आ गए है ना। तो जब हम लोग इसको कोई चार्ज देंगे तो इस पर तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होएगा, लेकिन ये जो कॉर्नर पॉइंट्स है, इन कॉर्नर पॉइंट्स पर जो चार्जेस की डेंसिटी है, जिसको हम लोग चार्ज डेंसिटी कहते हैं, इसके बारे में
थोड़ी देर बाद में पढ़ेंगे हम लोग। ये चार्ज डेंसिटी इन कॉर्नर पॉइंट्स पर ज्यादा होती है। दरअसल चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है चार्ज डिवाइडेड बाई एरिया बोल दो या चार्ज डिवाइडेड बाई वॉल्यूम बोल दो। तो फिलहाल हम लोग चार्ज डिवाइडेड बाई एरिया की बात कर रहे हैं। तो जो शार्प पॉइंट्स है, कॉर्नर पॉइंट्स, उसका एरिया कम होगा, सीधी सी बात है ना, उस पॉइंट पर। तो हम लोग बोलेंगे कि शार्प पॉइंट्स पर चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है। तो इसके लिए हम लोगों ने लिखा है ए कंडक्टिंग बॉडी ऑफ नॉन यूनिफॉर्म शेप विल हैव डिफरेंट चार्ज डेंसिटीज एट डिफरेंट पॉइंट्स। कैसा शेप होना चाहिए? नॉन यूनिफॉर्म शेप, जैसे ये, ठीक है। चार्ज डेंसिटीज विल बी हायर एट शार्पेस्ट पॉइंट्स, जैसे ये भी कॉर्नर पॉइंट है, कोई भी है ना, जैसे मान लो ट्राइंगल टाइप से ले लेते हैं या कोई कोन ले लेते हैं ना, तो ये सब कॉर्नर पॉइंट्स है ना, तो यहाँ पर चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, ध्यान रखेंगे।